हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्री कंसेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन 1994। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें क्या है, 2002 में एक अमेंडमेंट भी आया था। तो उसके पहले जो इसका जो प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन हम पढ़ते हैं, इसके पहले रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज हुआ करता था। अभी वो चीज़ खैर अमेंड हो गई है, 2002 का अमेंडमेंट आया था। चलिए वो तो कोई नहीं है, सारे अमेंडमेंट जितने भी हम इसके अंदर सब कवर करेंगे, यहाँ पर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये जो आपका अमेंडमेंट एक्ट 2002 है, ये आया था, एक्ट नंबर 14 है 2003 का। जो हमारा पहला एक्ट है 1994 का, वो एक्ट नंबर 57 है, जो हमें पढ़ना है बेसिकली। बाकी अमेंडमेंट्स जो है इसके अंदर ही इंक्लूडेड रहेंगे, तो वो हम सबको यहाँ पर कवर कर लेंगे। जैसे अगर हम बात करें इस एक्ट को पढ़ने के लिए, मेन आपने अगर वो मूवी देखी है जयेश भाई जोरदार, तो ऑलमोस्ट उसी से रिलेटेड होने वाला है पूरा एक्ट। आपने जयेश भाई जोरदार मूवी देखी होगी, रणवीर सिंह की लेटेस्ट मूवी है, जिसमें आपको ध्यान होगा, अगर अगर आपने मूवी देखी है, तो जो उसके पिताजी रहते हैं बमन ईरानी, राइट, वो क्या रहते हैं, थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के रहते हैं। ऐसा नहीं होता था पहले के ज़माने में, मतलब जो मैंने अपन ने काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं कि थोड़े से जो सोच और ख्यालात जो होते थे वो और जो डिसीजन होते थे वो जो घर के बड़े मेल मेंबर्स होते थे वो लेते थे। ठीक है, तो वैसा ही केस यहाँ पर है। और साथ ही साथ में क्या है, जैसे हमने देखा, आई गेस वो राजस्थान या हरियाणा की स्टोरी है, तो वहाँ पर क्या है कि बहुत इस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड। तो वहाँ पर क्या रहता है कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी बहू का चेकअप वगैरह कराते हैं और ये पता करते हैं कि जो अंदर मतलब उसके पेट में बेटा है या बेटी है। ठीक है, तो मेनली जो है वो क्या होता है, ये सब जो टेक्निक्स है जिससे ये पता चलता है कि आपके पेट में बेटा है या बेटी है, या फिर प्री कंसेप्शन, मतलब कंसेप्शन से पहले ही आपको, आप चाहो तो आप, मतलब ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स आजकल डेवलप हो गई हैं कि आप चाहो कि मेल चाइल्ड हो, मतलब मेल हो या फिर फीमेल हो, आप ऑलरेडी वो सब डिसाइड कर सकते हो। उतना हम साइंस में नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें, वैसे ही आप यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हैवी हैवी वर्ड्स पढ़ने वाले हो, है ना। तो मेनली क्या है, मेनली हमें समझना है कि जो भी टेक्निक्स है ना, डायग्नोस होता है और टेक्निक से पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल है अंदर बच्चा, ये प्रोहिबिट किया गया। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम में अगर किसी को लड़का चाहिए, ठीक है, पहले की सोच ऐसी थी कि लड़का रहेगा तो हमारे कारोबार को संभाल सकेगा, है ना। तो वो ज़्यादातर ये होता था कि मेल चाहिए, और अगर फीमेल होती थी तो क्या करा जाता था, एबॉर्शन करा दिया जाता था, है ना। जैसे जैसे इस मूवी में भी आपने देखा होगा, 3-4 शायद एबॉर्शन हो चुके थे उसमें उसके। ठीक है, क्योंकि उनको लड़का चाहिए था और लड़का हो नहीं रहा था, तो इस चक्कर में अबॉर्शन हो रहे थे। अब इससे क्या होता है, अगर इस तरीके से लोगों को अगर जो सेक्स सिलेक्शन का मौका दे दिया जाए कि आप चूज कर सकते हो कि मेल हो या फीमेल हो, तो उससे क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा सोसाइटी में। मेल ज़्यादा हो जाएंगे, फीमेल कम हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हम सेक्स रेशियो पढ़ते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो अफेक्ट करती हैं, इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, ये सब ना हो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये फीमेल का जो अबॉर्शन वगैरह है, ये सब चीज़ें ना हो, है ना, जो इलीगल है। इसके अंदर पेनल्टी दी है, प्रोविजंस है कि कहाँ पर आप लायबल होगे अगर आप ऐसा करते हो। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये एक्ट बात करता है, और यही टोटल ये एक्ट जो है ना, पूरा बेस्ड उस मूवी पे, अगर हम देखें अगर, कि वो मूवी की जो स्टोरी है उस पर ये बेस्ड है, कि वहाँ पर जो वो डॉक्टर कर रहा है, वो बता रहा है कि मेल है फीमेल है, वो गलत है, पहली चीज़ नहीं बता सकते। यहाँ पर ये एक्ट है, बहुत सारी रेगुलेशंस आप देखने को मिलेंगे कि जहाँ पर ये प्रोहिबिट करता है। ऐसे बहुत सारे जेनेटिक्स काउंसलिंग सेंटर होते हैं, बहुत सारे इस तरीके के सेंटर होते हैं, डायग्नोस करते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, ये इनको कोई भी हक नहीं है बताने का। अगर बता दें बात अलग है, बट अगर पता चल जाए, ये अगर कोई केस कर दे, तो फिर पेनल्टी वगैरह जेल तक हो सकती है आपको। ठीक है, तो मेनली ये एक्ट आपको नाम से समझ में आ रहा है, प्री कंसेप्शन, कंसेप्शन से पहले भी अगर आप ऐसी कोशिश कर रहे हो कि भाई मेल ही हो या फीमेल ही हो, इस तरीके की भी कोई कोशिश कर रहे हो आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्रोमोसोम्स आपने सुना होगा, एक्स और वाई, और किस तरीके कॉम्बिनेशन में लड़का होता है या लड़की होती है ना। तो आप अगर ऐसा कुछ टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हो जिससे चांसेस ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है, ये भी प्रोहिबिटेड है। इस तरीके के भी आप जो है टेक्निक्स का यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे प्री नटाल डायग्नोसिस, सबसे पहले तो हम मतलब समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। जो हमारा वर्ड जो मेनली यहाँ पर यूज़ हो रहा है इस एक्ट के अंदर, उनका हम थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं एक बार।
ठीक है। अब प्री कंसेप्शन मतलब क्या होता है, जैसे प्री कंसेप्शन केयर या हेल्थ वगैरह होती है तो क्या होता है, इम्प्रूव करने के लिए कि प्रेगनेंसी के जो आउटकम है वो इम्प्रूव हो जाए, तो बहुत सारी प्री कंसेप्शन टेक्निक्स होती हैं। ठीक है। अगर हम बात करें प्री नटाल डायग्नोस्टिक की, तो ये क्या होता है, तो ये डायग्नोसिस होता है बिफोर बर्थ, है ना। डॉक्टर चेकअप वगैरह करता है कि, अब देखो चेकअप क्यों किया जाता है, चेकअप इसलिए किया जाता है कि हो सकता है आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री में किसी को कोई बीमारी हो, किसी को कोई डिसऑर्डर रहा हो, या फिर जेनेटिक्स में ही आपके कहीं आप ही को कोई बीमारी है और आप ये सोच रहे हो कि ये मेरे बच्चे को भी तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हेरिडिटरी या जेनेटिक्स के थ्रू आपके बच्चों में भी देखी जाती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें ना हो इसलिए आप क्या करते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, चेकअप कराते हो, तो उसको डायग्नोस कहते हैं ना। प्री नटाल डायग्नोस्टिक मतलब बिफोर बर्थ कोई भी आप डायग्नोसिस कर रहे हो, डॉक्टर चेकअप कर रहा है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है बच्चे को, बच्चा हेल्दी है नहीं है। क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से प्रोसेस चलती है, कि पहले एम्ब्रायो रहता है, फिर फीटस कहते हैं उसको, कितने कितने 56 पहले 57 दिन से चालू हो जाता है फीटस। तो इन्हीं जब ये चीज़ें चल रही होती है ना, इसी में जो उसके हाथ पैर ये सब जो है ये डेवलप होते हैं, है ना। तो कोई बीमारी भी होती है ना, तो इस समय पर ही उसको होती है, जिससे आपने देखा होगा कहीं किसी की 2 गर्दन है, कहीं पेट कहीं कुछ निकला है, हाथ वाथ 2-3 हाथ है ना, इस तरीके से। या फिर थोड़े से जो हम कह सके कि हैंडीकैप्ड जो होते हैं कुछ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो हमने देखा प्री कंसेप्शन मतलब देखा हमने प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स देखी। प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन तो आपको समझ में आ गया है, मेल या फीमेल को ऐसे चूज करना कि हमें ये चाहिए, तो उस हिसाब से टेक्निक्स वगैरह वो सब भी क्या है यहाँ पर प्रोहिबिटेड है। ठीक है। तो आई होप आपको ये इनका मतलब वगैरह, और कंसेप्शन की अगर हम बात करें, कंसेप्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट। ठीक है। तो वो चीज़ है। तो ये सब आपको मीनिंग क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एक्ट में काफ़ी जगह ये सब यूज़ होंगे, तो हम वहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना। प्री कंसेप्शन मतलब कंसेप्शन से पहले की एक प्रोसेस रहती है। ठीक है। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक की मतलब बिफोर बर्थ अगर कोई डायग्नोसिस वगैरह हो रहा है, चेकअप वगैरह कर रहा है डॉक्टर, तो वो हो गया। प्रीनेटाल मतलब अगर हम सिंगल उससे बात करें तो मीन्स बर्थ बिफोर, ड्यूरिंग और रिलेटिंग टू प्रेगनेंसी। ठीक है। मीन्स बर्थ बिफोर, ड्यूरिंग और रिलेटिंग टू प्रेगनेंसी, मतलब कुल मिलाकर बर्थ से पहले का जो भी है वो प्रीनेटाल है। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। सेक्स सिलेक्शन आपको मालूम है कि कंट्रोल करना, है ना, अटेम्प्ट टू कंट्रोल दी बर्थ ऑफ द चाइल्ड, है ना। बर्थ नहीं, सेक्स ऑफ द चाइल्ड कहेंगे, है ना, कि मेल या फीमेल क्या आपको चाहिए आप वो कंट्रोल कर रहे हो, राइट। तो ये बेसिक जो है ये हमारे एक्ट का मेनली मतलब है, कि जो भी वर्ड्स यहाँ पर हैवी हैवी यूज हुए हैं कि इनका मतलब क्या है। आपको मूवी से समझ में आ गया होगा कि जो मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, जयेश भाई जोरदार वहां पर क्या कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि मेल हो, तो इसलिए वो जाते थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर से डायग्नोस कराते थे और पता करते थे कि मेल होने वाला है या फीमेल होने वाले है। ठीक है। फीमेल होने वाला है तो अबॉर्ट करा देते थे, मेल मेल तो हुआ ही नहीं बट वो कोशिश करते थे। तो ये क्या हो रहा है, ये आप अल्ट्रासोनोग्राफी और दुनिया भर के जो इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है उससे आप पता लगा रहे हो, और ये सारी जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं ये बैन है, ये प्रोहिबिटेड है। कौन से एक्ट से, आपके इस एक्ट से, पीसी एंड पीएनडीडी एक्ट 1994 से। ठीक है। फिर इसमें 2003 में कुछ अमेंडमेंट हुआ था, तो ये उसका नाम लिखा हुआ है अमेंडमेंट का, आप इसको एक बार देख लेना। आगे बढ़ते हैं। असेंट कब मिली थी इस एक्ट को, इस एक्ट को असेंट मिली थी 20 सितंबर 1994 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फोर्स में कब आया, फोर्स में भी देख लेते हैं। 1 जनवरी 1996 को ये फोर्स में आया। फोर्स डेट कौन सी है इसकी, 1 जनवरी 1996 जो है इसकी फोर्स डेट है। ठीक है, कि कभी ये इफेक्ट में कब से आया। ठीक है। तो फोर्स में आया, हमने देखा कि 1 जनवरी 1996 को। असेंट कब मिली इसको, 20 सितंबर 1994 को, मतलब 2 साल बाद ये इफेक्ट में आया। ठीक है, असेंट के बाद। अब इसका प्रियम्बल देख लेते हैं। प्रियम्बल मेनली क्या बात करता है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन। देखो दोनों चीजें हैं। बिफोर कंसेप्शन भी बहुत सारी मेथड्स होती हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे कौन सी मेथड्स होती है, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है ना। एंड आफ्टर कंसेप्शन, कंसेप्शन के बाद वगैरह, है ना। एंड फॉर रेगुलेटिंग ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, जो ये टेक्निक्स होती हैं, जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होती हैं, इनको भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ डिटेक्टिंग जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, जो मैंने आपको बताया, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, कहीं किसी को डायबिटीज, किसी को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे बच्चे पर खतरा आ सकता है, बच्चे को भी हो सकती है, या फिर क्या उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, जो हमको बीमारी बच्चे को ना लगे, तो मेडिसिन के थ्रू या कुछ भी, तो डिटेक्ट करना जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज और सर्टेन
congenital malformations or sex linked disorder and for the prevention of their misuse फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन भी यहाँ पर क्या है, इसको प्रिवेंट करने के लिए सेट को बनाया गया है, लीडिंग टू फीमेल फिटिसाइड। अब इसका मतलब आपको मालूम होगा एबॉर्शन ऑफ अ फीमेल फीटस, ठीक है। तो जो कि आप वही वाली बात है जो हमने बताया कि पहले क्या होता था, अगर मेल चाहिए तो फीमेल है अगर तो उसको अबॉर्शन वगैरह करा दिया जाता था, है ना। फीटिसाइड मतलब हम अभी देखेंगे आगे कि जब आप 57th डे से बर्थ तक आप जब पेट में रहते हो तो उसको वो फीटिसाइड कहते हैं, है ना। एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, ये आपका मेनली जो है बात करता है प्रीएम्बल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस चीज को ये प्रोहिबिट कर रहा है, तो एक बार हम फिर से देखें तो सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन दोनों, ठीक है। एंड फॉर रेगुलेटिंग प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, हमने देख ली किस प्रकार की टेक्निक्स होती है, आगे और देखेंगे, डिफाइन किया गया है ना। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, है ना, कि आपके बच्चे में भी ना आ जाए। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, अगर आप चाहो तो इनका वैसे आप सर्च करना हो चाहो तो सर्च कर सकते हो, वरना मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। जैसे जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज मतलब क्या, वही जो मैंने बताया, इनहेरिटेड कोई मेडिकल कंडीशन है ना, कोई इनहेरिटेड चलते हुए आ रही है। देन डीएनए एबनॉर्मलिटी वगैरह जो होती है ना, कि डीएनए में है तो आपके बच्चे में भी आएगा वो, तो फिर उसमें भी वो बीमारी पाई जा सकती है। देन हमारा जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो तब होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में, क्या होता है ना, बहुत सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में जो है रिएक्शन होता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि कभी कुछ खाते हैं एसिडिटी हो जाती है ना, तो वो यही होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या बॉडी में बैलेंस होना चाहिए। बट जब ऐसा होता है कि कोई केमिकल आपकी बॉडी में जो एसिडिक लेवल है वो ज़्यादा हो जाए, कहीं कुछ कम हो जाए, तो क्या होता है, बॉडी इम्बैलेंस में आ जाती है ना। तो या तो हम बीमार पड़ जाते हैं या कुछ ना कोई हमको बीमारी हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में कोई एक बहुत ज्यादा हो जाता है केमिकल, कोई कम हो जाता है ना। तो डिसरप्ट हो जाता है बॉडी, जो है बॉडी की जो प्रोसेस है वो बिगड़ जाती है। तो इस तरीके से ही क्रोमोसोमल और अदर वो है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप उसको रीड कर लेना, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम, ये हमारा प्रीएम्बल था, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 1 से हमें स्टार्ट करना है आज, प्रिलिमिनरी शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। तो इस एक्ट का जो बोला जाएगा, प्री कंसेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 बोला जाएगा। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हट चुका है 2019 के बाद, आपको मालूम ही होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं कि एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया पर, ठीक है। फोर्स में कब आया हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आते हैं मेनली हमारा डेफिनेशन क्लॉज पर। डेफिनेशन क्लॉज किस बारे में बात करता है, ठीक है। डेफिनेशन क्लॉज, अब यहां पर कुछ डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है, वो हम देखते हैं कौन सी है। चलिए 2A बात करता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के बारे में। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी मींस द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 17, तो हम देखेंगे आगे। देन बोर्ड का यहां पर मतलब बताया, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको कि बोर्ड का मतलब क्या है। 2B में बोर्ड दिया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, और चाहो तो वो तो B फॉर बोर्ड आप इस तरीके से याद भी कर सकते हो, बट बोर्ड का मतलब यहाँ पर सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड से है ना, जो कि सेक्शन 7 में हम देखेंगे कि कौन कौन कंसिस्ट करेगा, कैसे बनेगी, किन किन लोगों को मिलकर बनेगी, राइट। तो ये बोर्ड है हमारी, जिसको हम CSB कहेंगे। और CSB का मतलब यहाँ पर चाय सुट्टा बार नहीं है, CSB का मतलब यहाँ पर सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, BA कंसेप्टस, ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ है आपके 2-3 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना है। ये बिल्कुल आप 2-2, 3-3 स्टार आके मार्क कर लो, आपकी ये क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा ही बनेगा। तो कंसेप्टस मतलब क्या है, मीन्स एनी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अंटिल बर्थ, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, मेनली क्या होता है ना, कंसेप्टस क्या है, एक प्रोसेस है ये पूरी, है ना, प्रोडक्ट है ऑफ कंसेप्शन। तो कंसेप्शन से लेके बर्थ तक जो भी ये चलेगा, ये कंसेप्टस आप इसको कह सकते हो। मींस एनी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एट एनी, देखो क्या लिखा हुआ है, एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट तो बच्चे का होता है स्टार्टिंग से एंड बर्थ तक, है ना। एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अंटिल बर्थ, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता उसको कंसेप्टस कहेगा, और इसमें इंक्लूड करता है एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स एज वेल एज द एम्ब्रायो और फीटस, ठीक है। तो एम्ब्रायो और फीटस भी इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब पूरी स्टेज इंक्लूड है। अब एम्ब्रायो क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बी फॉर एम्ब्रायो है कि मीन्स अ डेवलपिंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद टिल द एंड ऑफ 8 वीक्स, अगर हम इसको डेज में कैलकुलेट करें 56 डेज होते हैं, ठीक है। तो 56 डेज तक, कब से, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये 56 दिन, इसको कहा जाएगा एम्ब्रायो, है ना। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म मतलब बच्चे का आफ्टर फर्टिलाइजेशन टिल द एंड ऑफ 8 वीक्स विच इज इक्वल्स टू 56 डेज, इट विल बी कॉल्ड एज एम्ब्रायो,
ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं, पहला तो एम्ब्रायो कहाँ पर डिफाइन है, तो 2BB। देन यहाँ पूछा जाता है कि कितने पीरियड तक अगर जो बच्चा पेट में है उसको एम्ब्रायो कहा जाएगा, फर्टिलाइजेशन से टिल 56 डेज या एंड ऑफ 8 वीक, ठीक है, या फिर ऐसे करके 2-4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए 56 डेज तक उसको क्या कहेंगे, हम एम्ब्रायो कहेंगे। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अब आता है फीटस हमारा, जो कि 2 के BC में डिफाइन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फीटस मतलब क्या, अब 56 दिन के बाद क्या होता है, 56 डेज के बाद जो पीरियड चलेगा, जब तक बर्थ नहीं हो जाती, जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता, उसको फीटस कहेंगे। फीटस मीन्स अ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स डेवलपमेंट बिगिनिंग ऑन द 57th डे। मतलब देखो, अगर हम बात करें तो एम्ब्रायो कहां से कहां तक चला, एम्ब्रायो आपका चला आफ्टर फर्टिलाइजेशन 56 डेज, ठीक है, 56 डेज तक चला। इसके बाद जो 57th डे स्टार्ट होगा, 57 डेज से अंटिल बर्थ, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम फीटस। तो एम्ब्रायो फीटस दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों में से डायरेक्ट एक तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कहां पर डिफाइन है, और एक जो मैंने बताया आपको, एक 56 डेज वाला और 57th डे से अंटिल बर्थ। बट इसमें एक्सक्लूड किया है इन्होंने एक टाइम विच इज इन इट्स डेवलपमेंट हैज बीन सस्पेंडेड। तो उसका इतना कोई रिलेवेंसी नहीं है, हम कैसे पता लगाएंगे वो सब, तो मतलब आपको दिमाग में रखना है, जब तक वो डेवलपमेंट चल रहा है तब तक वो फीटस है, जब रुक गया तो वो नहीं है। अगर कहीं गलती से भी इस पर कोई क्वेश्चन बने तो, बट आपको ये और ये याद रखना है, 56 डेज और 57 डे, है ना, एंड एंडिंग एट दी बर्थ, इंपॉर्टेंट है दोनों। यहां पर आप इस तरीके से बना लो, बहुत सिंपल हो जाएगा आपको याद करने के लिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन 56 डेज तक एम्ब्रायो, 57 से अंटिल बर्थ फीटस। और कंसेप्टस तो ये पूरी जो प्रोसेस है, ये कंसेप्टस यहाँ पर चल ही रहा है एक तरीके से देखें तो। जो बात करता है हमारा, मीन्स एनी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, भले ही से वो एम्ब्रायो हो, फीटस हो, है ना, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन सब उसमें इंक्लूड कर दिया है इन्होंने। ये इंपॉर्टेंट है आपको, आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। BB और BC तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब ये जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर क्या होते हैं, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, वो जो मैंने बताया आपको कि फैमिली हिस्ट्री देख रहे हैं, कोई बीमारी तो नहीं है, जेनेटिक्स के थ्रू, DNA के थ्रू कहीं आपके बच्चे में ना आ जाए, इस तरीके के जो सेंटर होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं इंडिविजुअल्स में, उनकी फैमिली हिस्ट्रीज में। अगर आप जाते हो दिखाने, चेकअप करते हो, तो पूरी हिस्ट्री से लेके सब कुछ आपसे पूछा जाता है। आप जैसे कभी गए भी होगे और किसी चीज़ का आपने चेकअप कराया होगा, तो डॉक्टर पूछता है ना क्या आपके घर में किसी को कुछ है, या फिर आपको कभी कुछ ऐसा है या ऐसा लगा वैसा लगा, तो पूरा हिस्ट्री वगैरह वो आपसे पूछ लेते हैं कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि हम आपको कोई ट्रीटमेंट दें और कोई गोली जो है आपकी, कोई ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उस पर कहीं अलग कोई इम्पैक्ट डाल दे, है ना। अब जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो मीन्स एन इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और एनी प्लेस। देखो एनी प्लेस मतलब सब कवर कर लिया, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, जरूरी नहीं है इसी नाम से हो, किसी भी नाम से हो, जो प्रोवाइड कर रही है फॉर जेनेटिक काउंसलिंग टू पेशेंट्स। जेनेटिक काउंसलिंग अगर पेशेंट्स को वो प्रोवाइड कर रही है, इंस्टीट्यूट हो, हॉस्पिटल हो, नर्सिंग होम हो, कोई प्लेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम इस एक्ट के अंदर जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर मानेंगे। ठीक है, देखो ये सब वर्ड्स अभी अच्छे से आप समझ लेना, आगे यूज होंगे तब हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, सीधे सीधे मैं सिर्फ वो समझाऊंगा जो वहां पर समझाने जैसा है ना, क्योंकि ये वर्ड फिर आपको वहां आगे जाके हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक क्लिनिक का मतलब क्या है, मीन्स अ क्लिनिक, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और एनी प्लेस, कुछ भी हो, जो यूज कर रहा है कंडक्टिंग प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। अब क्या होता है, जो काउंसलिंग सेंटर होते हैं इन्हीं के क्लिनिक्स भी होते हैं, कि जहां पर लेबोरेटरी वगैरह जो इनका वो जो होता होगा, सैंपल वगैरह लेते होंगे और पता करने के लिए हिस्ट्री, DNA से जो भी होता है ना, तो वो क्या कंडक्ट कर रहे हैं, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है, ठीक है, कैसे कैसे कौन सी टेक्निक्स होती हैं, तो उससे वो जो कर रहे हैं तो उसको हम जेनेटिक क्लिनिक यहाँ पर बोल रहे हैं। सर इनका याद करना है क्या, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो मेन है वो कर लो याद, उसके बाद फिर अगर हो सके तो फिर देखेंगे इसको आगे।
आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहाँ पर दिया है कि जेनेटिक क्लिनिक इंक्लूड क्या क्या करता है। अब जेनेटिक क्लिनिक का पहले काम समझो, क्या बोल रहे हैं ये, यूज फॉर कंडक्टिंग प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, मतलब वो जो अल्ट्रासोनोग्राफी और सब कुछ है। तो अब वो यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं, बस एक्सप्लेनेशन दे दिया कि मान के चलो जैसे एम्बुलेंस होती है तो काफी कुछ चीजें होती हैं उसके अंदर कि पेशेंट को रिवाइव करा जा सके, है ना। एम्बुलेंस क्यों एम्बुलेंस है, वरना तो एक नॉर्मल कार या जीप में भी ले जा सकते हो ना। वहां पर कुछ इस तरीके से ऐसे कुछ कह सकते हैं डायग्नोस्टिक या जो भी क्या बोलेंगे उनको, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वगैरह कि उनको पेशेंट्स को रिवाइव करा जा सके, ठीक है। ऑक्सीजन वगैरह होता है और मास्क, जो भी चीज़ें होती हैं, तो डिटेल में नहीं जाएंगे। वैसे ही अगर इस तरीके का कोई व्हीकल है जहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन है, इमेजिंग मशीन है, स्कैनर वगैरह है, इक्विपमेंट है जो कि केपेबल है डिटरमाइन करने के लिए कि अंदर पेट में मेल है या फीमेल है, मतलब डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ द फीटस, और अ पोर्टेबल इक्विपमेंट विच हैज द पोटेंशियल फॉर डिटेक्शन ऑफ सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के वक्त कौन है, मेल है फीमेल है, ये पता लगा जा सकता हो, या फिर सिलेक्शन ऑफ सेक्स बिफोर कंसेप्शन कि हमें मेल चाहिए, तो उस तरीके से उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताई या कुछ कि इस तरीके से आप करोगे तो आप वो चूज कर सकते हो और वही होगा कंफर्म, मतलब 99% प्रोबेबिलिटी। इस तरीके की सारी चीजें बैन है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर बोला कि जेनेटिक क्लिनिक में ये सब कुछ इंक्लूड रहेगा। ठीक है, क्यों कर रहे हैं सर ये ऐसा इसमें इंक्लूड, और ये जिससे उसको इस एक्ट के क्राइटेरिया के अंदर लाया जा सके और उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, ये होता है हमारा 2D का जेनेटिक क्लिनिक। आगे बात करते हैं जेनेटिक लेबोरेटरी क्या होता है। तो जेनेटिक लेबोरेटरी यहाँ पर उन्होंने बताया, लेबोरेटरी इंक्लूड करती है प्लेस जहाँ पे फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर कंडक्टिंग एनालिसिस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, टेस्ट ऑफ सैंपल्स जो रिसीव किए गए हैं क्लिनिक से, किस चीज के लिए, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, उसको जेनेटिक लेबोरेटरी कहा है, सिंपल है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इन्होंने वो भी दे दिया यहाँ पे भी कि इंक्लूड कर रहा है अल्ट्रासाउंड मशीन, इमेजिंग मशीन, स्कैनर वगैरह इक्विपमेंट जो कि केपेबल है, ये सब चीज़ें वही इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड कर दी, है ना। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं 2F, गायनोकोलॉजिस्ट, तो आपको मालूम ही, बताने की जरूरत नहीं है। इस एक्ट में लिखा है ऐसा व्यक्ति जिसके पास PG क्वालिफिकेशन हो इन गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी बात करता है मेडिकल जेनेटिसिस्ट के बारे में, इंक्लूड्स अ पर्सन हु पोजेसेस अ डिग्री और डिप्लोमा इन जेनेटिक साइंस इन द फील्ड ऑफ सेक्स सिलेक्शन एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स और हैज एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 2 years, मतलब मिनिमम जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये बात कर रहा है मेडिकल जेनेटिसिस की, जो व्यक्ति के पास डिग्री हो या डिप्लोमा हो जेनेटिक साइंस इन द फील्ड ऑफ यही वाला, एंड एक्सपीरियंस हो 2 साल का इन सच फील्ड, बट आफ्टर ऑब्टेनिंग एनी वन ऑफ द मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके पास, वो भी रिकॉग्नाइज्ड हो, किसके द्वारा, हमारे इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के द्वारा 1956। ठीक है, इसके द्वारा कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन हो एंड साथ में एक डिग्री या डिप्लोमा हो जेनेटिक साइंस की फील्ड में, या फिर आपके पास और है देखो, या फिर आपके पास PG डिग्री हो इन बायोलॉजिकल साइंसेस, तो फिर मेडिकल जेनेटिसिस की कैटेगरी में आप आ जाओगे 2G में। देन 2H बात करता है पीडियाट्रिशियन के बारे में, मीन्स अ पर्सन हु पोजेस अ PG क्वालिफिकेशन है, मतलब बच्चों का डॉक्टर कुल मिला के, है ना, वो चाइल्ड से रिलेटेड वो देखते हैं, जो उनका डॉक्टर जो होता है उसको पीडियाट्रिशियन कहते हैं, है ना। तो आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो। प्रीनेटाल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स क्या होते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो एक बार। प्रीनेटाल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स क्या होते हैं, मींस ऑल गायनोलॉजिकल, ऑब्स्टेट्रिकल और मेडिकल प्रोसीजर जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी, फीटोस्कोपी, टेकिंग और रिमूविंग सैंपल्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, है ना, कोरियोनिक विली, ब्लड और एनी अदर टिश्यू और फ्लूइड ऑफ अ मैन और ऑफ अ वुमन फॉर बीइंग सेंट टू, कहाँ भेजा जा रहा है, जेनेटिक लेबोरेटरी या जेनेटिक क्लिनिक भेजा जा रहा है कंडक्ट करने के लिए एनालिसिस और प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन। ये होते हैं प्रोसीजर, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी, वीडियोग्राफी, जिससे आप चेक कर सको। ठीक है, कोई फ्लूइड वगैरह लेके, है ना, जेनेटिक लेबोरेटरी क्लिनिक भेजोगे और वहाँ पे एनालिसिस करोगे, डायग्नोस वगैरह करोगे, है ना, इन सब चीज़ों के लिए, तो वो हो जाएगा आपका प्री नटाल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि 2KI में बात करता है प्री नटाल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स की। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक्ट का ही नाम दे दिया उन्होंने, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, तो ये भी याद रख लेना, 2J में दिया हुआ है। ये इंक्लूड करता है प्रोसीजर एंड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, है ना, दोनों ही। PNDT जो है हमारा प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है क्या इंक्लूड करता है, तो प्रोसीजर भी इसके अंदर इंक्लूड है एंड जो भी टेस्ट वगैरह हो रहे हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो 2I और 2J दोनों ही आपको याद करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फिर हमारा आता है 2K बात कर रहा है यहाँ पर प्रीनेटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो हमने देखा टेक्निक, प्रोसीजर और टेस्ट इंक्लूड कर रहा है टेक्निक्स में, तो टेस्ट क्या है 2K। टेस्ट बात करता है अल्ट्रासोनोग्राफी और एनी टेस्ट। देखो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा इसको क्योंकि थोड़े मेडिकल टर्म्स वगैरह हैं, बट वो हमको है, वो एक्ट हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको तो डिटेल में नहीं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, आपको मूवी ध्यान रखनी है, उसी पर पूरा बेस जाइए, है ना। जयेश भाई जोरदार, आपको मूवी ध्यान रखना है कि उसमें क्या होता था, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये एक्ट है, कुल मिलाकर हम बात करें तो, ठीक है। तो इतना अगर डिटेल में आप इतना नहीं भी समझोगे ना तो भी काम चल जाएगा, बट कुछ है बेसिक, कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो आपको मालूम हो बस। डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट, एनालिसिस, यही सब जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। और इसी को जो साथ में उन्होंने क्या, डिटेक्ट जेनेटिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, कोजेनिटल एनोमलीज और हीमोग्लोबिनोपैथीज और सेक्स लिंक्ड डिसीज वगैरह इसमें इंक्लूड कर दिए। इन सब का टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। प्रिस्क्राइब पढ़ने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स अ मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके पास क्या हो, मेडिकल क्वालिफिकेशन हो, 2H ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है क्वेश्चन दे दे कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इस एक्ट के अंदर कहाँ कौन माना गया है, तो उसमें दे दिया उन्होंने 2F ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 2H ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, NL ऐसे करके दे दिया। तो आपको मालूम होना चाहिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो पोजेस करता है एक रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन, जो कि कहाँ डिफाइन है, 2H ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट में डिफाइन है, और जिसका नाम जो है वो स्टेट मेडिकल रजिस्टर में एंटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2H, चाहो तो साइड में आप यहाँ पे इस तरीके से 2H ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट ऐसा लिख सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशंस वो होंगी जो बोर्ड फ्रेम करेगा, और बोर्ड कहाँ पर दिया है, बोर्ड दिया है 2KB में, और उसका मतलब क्या है, CSB, चाय सुट्टा बार नहीं, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, 2B, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो बात करता है सेक्स सिलेक्शन के बारे में, मतलब ऐसा कोई प्रोसीजर, ऐसी कोई टेक्निक, ऐसा कोई टेस्ट, ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिस्क्रिप्शन या फिर कोई प्रोविजन, एनीथिंग फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योर कर रहा है या इंक्रीज कर दे रहा है प्रोबेबिलिटी को कि जो एम्ब्रायो है विल बी ऑफ अ पर्टिकुलर, मतलब कि मेल होगा या फीमेल होगा, इस चीज को आप इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा दो, तो इसको भी ये माना जाएगा कि आपने सेक्स सिलेक्शन टेक्निक का उपयोग किया है, प्रयोग किया है, और यहाँ पर जो है ये प्रोहिबिटेड है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा इम्बैलेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें बात की हमने। तो ऐसा जो है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2O में ये डिफाइन है, पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देन हमारा 2P आता है, सोनोलॉजिस्ट और इमेजिंग स्पेशलिस्ट मीन्स अ पर्सन जो पोजेस करते हैं कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज अंडर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, और जो पोजेस करते हैं PG किसमें, अल्ट्रासोनोग्राफी में या फिर इमेजिंग टेक्निक्स में या फिर रेडियोलॉजी में, उसको सोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। आप गए होगे ना, जो मतलब ये जो सोनोग्राफी और ये सब जो करते हैं, इसी तरीके से इनमें क्वालिफिकेशंस होती हैं, है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो मेन डॉक्टर होता है किसी भी अपने जो वो होते हैं इंटर्न्स टाइप के जो होते हैं उनको दे देते हैं काम करने, वो भी डॉक्टर्स ही होते हैं, बट किसी ना किसी डॉक्टर के अंदर वो सीख रहे होते हैं चीज़ों को, है ना। तो वो सोनोग्राफी और वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सब में इन्होंने क्वालिफिकेशन और ये सब दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन मेरे हिसाब से इतना नहीं पूछा जाना चाहिए, जहाँ जहाँ जो मैं बता रहा हूँ बस उतना आप ध्यान रख लो, बाकी आप छोड़ भी दोगे तो कोई एज सच आई डोंट थिंक सो कि उतना वो डालेगा, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, हम लॉयर है हम, ठीक है, और हम उस चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपसे उतने वैसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो बेसिक चीज़ें हैं कि इस एक्ट के बारे में, एम्ब्रायो, फीटस, कंसेप्टस, कंसेप्शन, है ना, सेक्स सिलेक्शन, ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। फिर भले ही से उतना इन डेप्थ ना मालूम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट बोर्ड से यहाँ पर मतलब है स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड का या फिर यूनियन टेरिटरी सुपरवाइजरी बोर्ड का, ठीक है। स्टेट बोर्ड में दोनों इंक्लूड है। अब यहाँ से ऐसे ऐसे
बहुत ही फालतू से क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टेट बोर्ड में क्या इंक्लूड है, स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड एंड यूटी सुपरवाइजरी बोर्ड, है ना, सेक्शन 16A में देखेंगे हम उसके बारे में। देन स्टेट गवर्नमेंट में इन्होंने बताया यूटी के मामले में, यूटी विथ लेजिस्लेचर मींस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी, जो कि वो 239 आपने पढ़ा होगा आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जैसे हमारे यहाँ गवर्नर होता है, यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, उसी प्रकार से। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यूटी के रिलेशन में उन्होंने बताया, राइट, कि वो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह ऑफ यूटी होगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 1 आई होप क्लियर होगा आपको, डेफिनेशन क्लॉज, एज सच कुछ बहुत नहीं था, बट कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो हमें ध्यान रखना है, समझने जैसा होता ना, कुछ बहुत खास यहाँ पर नहीं था। सर अच्छा ओके, मैंने चैट्स नहीं देखे आपके, विजिबल है सर, मूवी नहीं देखी, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मूवी नहीं देखी तो देख लेना, आपका होमवर्क है। अभी 13 से 15 आपका छुट्टी रहेगा, तो आप उसमें बढ़िया मूवी देखो, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है आराम से आप मूवी देख सकते हो जयेश भाई, जोरदार। वरना नॉर्मली समझ में तो आ गया होगा कि जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, जो पहले की टाइम पे क्या चलता था, है ना। तो मूवी देखो यार, मूवी देखा करो, उससे थोड़ी सी क्या रिलेवेंसी मिलती है चीज़ों से। देखो क्या, अब लॉ को भी अगर कहीं ना कहीं कुछ रिलेट करके पढ़ोगे ना चीज़ों से, अब ऑब्वियसली एग्जैक्ट तो नहीं बैठेगा, बट थोड़ा बहुत भी रिलेवेंसी अगर आती है तो फिर मज़ा भी आता है पढ़ने में, और कॉन्सेप्ट भी क्लैरिटी होती है कि यार मतलब ये प्रोहिबिटेड है। मतलब आप मूवी देखोगे ना तो आपके दिमाग में बस यही चलेगा, हाँ हाँ देखो ये प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो रहा है, ये प्रोहिबिटेड है, हाँ ये गलत कर रहे हैं, ये इनको जेल हो सकती है, हाँ इतने साल की जेल हो सकती है। तो इस तरीके से आपको दिमाग में चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। ओके सो ये हमारा चैप्टर 1 था। चैप्टर 2 कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 बात करता है रेगुलेशन। अब देखो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको जो इंट्रो कर रहे थे इसका, तो मैंने बताया था रेगुलेट करता है जो भी सेंटर्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, क्लिनिक्स हैं, है ना। क्या होता था पहले, एक्ट जब ये नहीं था, एक्ट 1994 में आया है ना, उसके पहले बहुत प्रॉब्लम्स थी, है ना। जिसके मन में मतलब कोई भी भले डिग्री हो नहीं हो, वो ऐसे वो सब लेके बैठे हुए थे, है ना। फर्जीवाड़ा में बहुत कुछ चल रहा था, है ना। या फिर ऐसा होता था कि किसी और के पास डिग्री, उसके नाम पे खुद ने डाल लिया, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, चला रहे हैं, कोई भी पूछ रहा है बता रहे हैं कि हाँ भाई लड़का है लड़की है, लड़का है लड़की। उस कारण से फिर अगर सामने वाले को वो नहीं चाहिए तो फिर अबॉर्शन भी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, है ना। अभी भी बहुत सारी प्रैक्टिस इस तरीके की हो रही हैं, बट जैसे जैसे पता चलता है तो बंद करवा दिया जाता है, छापे पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती हैं, है ना। अब मेनली इस एक्ट का काम है रेगुलेट करना इन सब चीज़ों को, कि रेगुलेट क्या करना, कौन ये प्रोसीजर कंडक्ट कर सकता है। पहली बात तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, सेक्स सिलेक्शन तो प्रोहिबिट है ना, नहीं बता सकते आप, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं रिलेटेड किस चीज़ से होंगे, कि अगर आप जैसे कि एक तो प्री कंसेप्शन भी होते हैं, है ना, कंसेप्शन से पहले भी, कि आप ये देखते हो कि आपको ये बीमारी है तो कहीं बच्चे में तो नहीं आ जाएगी, क्या हम प्रेगनेंसी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर रेगुलेट कर रहा है कि ये कौन कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन, जैसे हमने ऊपर देखा है ना, कौन से सेंटर कर सकते हैं, अगर कर रहे हैं तो ये रजिस्टर्ड होने चाहिए, पहले कर रहे थे रजिस्टर्ड नहीं थे, जब ये एक्ट आया तब ये रजिस्टर्ड होने चाहिए, वरना इनको हटा दो, बंद कर दो, वरना पेनल्टी लगेगी, जेल वेल भी जा सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं, कुछ पर्पस दिए हुए हैं, उन पर्पस के लिए ही कर सकते हो, है ना। तो किन लोगों का कर सकते हो ये भी बताया गया है, सब कुछ रेगुलेट यहाँ पर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर के बारे में। आइए इसको देखते हैं। तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब जब ये एक्ट बना उसके बाद से कोई भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी, जेनेटिक क्लिनिक, अनलेस रजिस्टर्ड, मतलब जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं है वो क्या नहीं कर सकता, शाल नॉट कंडक्ट, या फिर एसोसिएट नहीं कर सकता खुद को, या फिर हेल्प नहीं कर सकता कंडक्ट करने में एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। तो मतलब प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो है ना ये कंडक्ट करेंगे, ना ही उससे एसोसिएट भी नहीं होंगे दूर दूर तक, ना ही उसमें मदद करेंगे ऐसी कोई एक्टिविटी करवाने में, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो पहली चीज हमको ये तो समझ में आ गया कि रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी, और इवन यू कैन से मैंडेटरी, राइट। तो रजिस्ट्रेशन जो है ये नेसेसरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मैं साइड में इसलिए लिख रहा हूँ, शॉर्ट में पॉइंट्स बन जाते हैं और आपको दिमाग में बैठ जाएगा खट से कि हाँ रजिस्ट्रेशन चाहिए, देखो भैया रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा सबसेक्शन 2, नो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, क्लिनिक, लेबोरेटरी एम्प्लॉय नहीं करेगा और कॉस्ट टू बी एम्प्लॉयड, सर्विसेज भी नहीं लेगा कोई भी व्यक्ति की, भले ही से वो विदाउट पेमेंट हो या पेमेंट हो
who does not possess qualifications as may be prescribed। हमने देखा ऊपर कितने क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं डॉक्टर के, है ना। तो इन्होंने बोला कि आप ऐसे व्यक्ति, आपके क्लिनिक, चलो आपका सेंटर, आपका लेबोरेटरी, आपका क्लिनिक रजिस्टर्ड है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। बट आप किन व्यक्तियों को एम्प्लॉय या उनकी सर्विस नहीं ले सकते, मतलब ऐसा कोई जो होते हैं ना झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, नाम तो सुना ही होगा आपने वर्ड, झोला छाप डॉक्टर। अभी एक केस भी मैंने आई गेस 5-6 महीने पहले सुना था कि बिहार का था आई गेस, या हरियाणा का था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट कहीं पे तो वो इलाज कर रहे थे, काफ़ी टाइम से इलाज कर रहे थे, और किसी को शायद मलेरिया टाइफाइड था, उन्होंने पता नहीं क्या तो दवाई या क्या इंजेक्शन लगाया, केस बिगड़ गया और सामने वाले की डेथ हो गई। तब पता चला कि भाई इसके पास तो डिग्री नहीं है, और काफ़ी नाम उसका उस गाँव में, है ना। तो उसको पता चला कि बाद में तो कोई डिग्री नहीं है। बाद में उससे पूछा कि आप बस ऐसे ही कर रहे थे, बोले हम वो एक वैद्य हैं, वैद्य के पास बैठ के होम्योपैथी, एलोपैथी जैसे ये सारे वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमने वहाँ से सीखा था, हमारे पास बड़ी बड़ी विद्याएं हैं, ऐसे करके वो एक वीडियो भी वायरल हुआ था उनका, ठीक है। तो जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, मतलब कुल मिलाकर आप तो साइड में चाहो तो लिख सकते हो कि झोला छाप डॉक्टर्स आर नॉट अलाउड, है ना, उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। आपको एम्प्लॉय करना है, सर्विस लेनी है। एंड इवन जो वो भी होते हैं ना, जो नर्स वगैरह भी होती हैं, तो वो एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राइट। उन्हीं को आप एम्प्लॉय कर सकते हो, अदरवाइज जो पोजेस नहीं करते इस तरह की क्वालिफिकेशन, आप उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो। आप ये भी नहीं बोल सकते अरे सर ये पेमेंट पे थोड़ी, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत, नॉट इवन नॉट ऑन ऑनररी बेसिस, ठीक है। पेमेंट तो ठीक है, ऑनररी बेसिस पे भी नहीं है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से भी एक हो सकता है, ऑनररी बेसिस और पेमेंट वाला, ठीक है। दूसरा कि आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, ये तो आपको पता है ही। तो एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो आप कि जो पोजेस नहीं करता है क्वालिफिकेशन, ठीक है, इसको इधर लिख लेना। देन आगे बढ़ते हैं। नो मेडिकल जेनेटिसिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और एनी अदर पर्सन शैल कंडक्ट और कॉज टू बी कंडक्ट और एड, देखो क्या है, कंडक्ट, कॉज टू बी कंडक्ट, एड इन कंडक्टिंग बाय हिमसेल्फ और थ्रू एनी अदर पर्सन कोई भी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एट अ प्लेस अदर देन अ प्लेस रजिस्टर्ड। अब क्या होगा ना, जब आप ये काउंसलिंग सेंटर खोलोगे, लेबोरेटरी खोलोगे, जेनेटिक क्लिनिक खोलोगे, अब जैसे क्या होता है, कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें, कंपनीज एक्ट में जब आप कंपनी खोलते हो ना, तो आपको भेजना होता है, जो रजिस्ट्रार होता है उसको आपको बताना होता है, फॉर्म भरा जाता है और बताना होता है कि हमारा ये फलाना जगह, ये फलाना जगह पे हम ये ऑफिस डाल रहे हैं, इस नाम से हमारा ऑफिस है, ठीक है, मैं ओनर हूँ, सोल प्रोप्राइटर, क्या हो जो भी आप हो उस तरीके से, मतलब अलग अलग जो भी आप डाल रहे हो उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो अगर आप कंपनी खोल रहे हो तो आप बताओगे क्या है, प्राइवेट है, पब्लिक है, क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे उसमें रहता है, फंड आपको बताना होता है। तो वो एक एड्रेस का भी चीज़ होती है कि एक एड्रेस भी आपको बताना होता है कहाँ डाल रहे हो। उसी हिसाब से जब आप जेनेटिक्स लेबोरेटरी काउंसलिंग ये कुछ भी खोलोगे आप, तो आप उसमें मैंने बताया कि क्यों आप रजिस्टर्ड प्लेस होगी जिसको आप रजिस्टर कराओगे, वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे। तो जो रजिस्टर प्लेस होगी ना, ये सारा जो आप जेनेटिसिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, ये वहीं बैठेंगे और वहीं पर जो भी डायग्नोसिस होगा वहीं पर होगा। ऐसा नहीं होगा कि खोल के रखा हुआ है दिखाने के लिए, अंदर कुछ और ही चल रहा है, पता चले डॉक्टर साहब के घर पर ही ट्रीटमेंट हो रहा है। ये अलाउड नहीं है, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। तो मतलब हमने दूसरी चीज समझी, रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी इन बोथ केसेस। पहला तो आपका जो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, जो जहां पर आप क्या कर रहे हो, ये जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स वगैरह यूज कर रहे हो, वो प्लेस भी वहां करोगे जो रजिस्टर्ड है, उसके अलावा कहीं और नहीं, ठीक है। तो रजिस्टर्ड प्लेस होनी चाहिए टू कैरी आउट दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। आई होप इतना क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन कहाँ पर दिया हुआ है, तो 3A में दिया हुआ है। क्या बात करता है, नो पर्सन इंक्लूडिंग अ स्पेशलिस्ट और अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ इनफर्टिलिटी shall conduct or cause to be conduct or aid in conducting by himself or by any person sex selection on a woman or a man or on both or on any tissue, embryo, conceptus, ये सब हम पढ़ चुके हैं, fluid, gametes derived from either or both of them। कुल मिलाकर आप तो इतना समझो कि प्रोहिबिटेड है बस, ठीक है ना। इन्होंने बस इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है कि कोई स्पेशलिस्ट है, इनकी स्पेशलिस्ट, उनकी स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ इनफर्टिलिटी को क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं खुद से या किसी और से, सेक्स सिलेक्शन मेथड्स वगैरह यूज कर रहे हैं, वो प्रोहिबिटेड है, इतनी सी बात और कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है आपको याद रखना है कि प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन जो है कहाँ पर डिफाइन है, सेक्शन 3A में बताया गया है। देन 3B भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में आता है कि प्रोहिबिशन
मतलब जो मशीन्स जो होती है ना, अल्ट्रासाउंड मशीन्स वगैरह होती है, इमेजिंग मशीन्स जो होती है, स्कैनर वगैरह होता है जिससे आप पता लगाते हो, ये सब चीजें, ये भी क्या है, ये प्रोहिबिटेड है। मतलब ये उन्हीं को मिलेंगी जो रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट। जो नहीं है रजिस्टर्ड उनको नहीं बेचा जाएगा। मतलब जो बेच रहे हैं ना उनको भी एक्ट में धर लिया जाएगा, और जो खरीद रहे हैं वो तो फिर वैसे ही उनके लिए कितने प्रोविजंस हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ ultrasound machines etc to person laboratories clinics etc not registered under this act. No person shall sell any ultrasound machine, imaging machine, scanner और कोई भी अदर इक्विपमेंट जो कि केपेबल है क्या, डिटेक्टिंग फीटस वगैरह, सेक्स ऑफ द फीटस, टू एनी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी, क्लिनिक, एनी अदर पर्सन नॉट रजिस्टर्ड। तो जो रजिस्टर्ड नहीं है, भले क्लिनिक लेबोरेटरी खोल के रखिए, तो वो उसको नहीं बेच सकते। जिनका बढ़िया है, रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, उन्हीं को सेल होगी। तो 3B बात करता है प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन। इतना याद रखना है बस आपको, जिससे पता चल जाएगा 3B में दिया हुआ है, और इसको याद करना है जिससे ध्यान में आ जाएगी 3A में दिया हुआ है। स्टार मार्क कर लो आप इसको, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और 3B इंपॉर्टेंट है, बट वो हमने सिंपल से लिख दिया है। तो आप साइड में 3 चीज़ें लिख लोगे कि रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी, रजिस्टर्ड प्लेस होनी चाहिए, और तीसरा कि पोजेस करता हो, ऐसा आप लिख सकते हो, पोजेस क्या, क्वालिफिकेशन, है ना, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो 3A 3B मतलब चैप्टर 2 तो आपका सेक्शन 3 से रिलेटेड ही खत्म हो गया, ठीक है। तो 3 ही प्रोविजन इजीली याद हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 3 बात करता है, अभी तक क्लियर है आपको, यहाँ पर कोई डाउट वगैरह तो नहीं है? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, यहाँ पर कहीं कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आ रहा है कुछ इस तरीके से। वो देखो इन डिटेल मत जाना ज़्यादा वर्ड्स में, कि अगर आपको सर्च करना है तो बढ़िया करो, आप तो दिन रात करो, कोई इशू नहीं है। अगर समझने के लिए क्या होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरा भी थोड़ा सा ऐसा है सिस्टम कि अगर मैं कुछ चीज़ पढ़ता हूँ और मुझे वो चीज़ थोड़ा सा मुझे जानना होता है कि डिटेल में क्या है, कि एम्ब्रायो की बात हो रही है तो फिर कैसे उसको क्या है, थोड़ा सा प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, या कोई वर्ड यूज़ हुआ तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है ना। कई लोग होते हैं इनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है ना, जब तक वो चीज़ उनको समझ में ना आ जाए, तो ऐसा होता है। बट वो क्या होता है ना, वो गलत भी है। कई बार आप कहीं पर अटक जाते हो तो आप अटके ही रहते हो, आप आगे ही नहीं बढ़ पाते हो, फिर आप उसी चीज़ में लगे रहते हो कि मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब क्या है। ऐसा कहीं हो तो उसको छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करो और आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, अगर आप ठीक है, नो डाउट सर, ओके। आगे बढ़ते हैं देन चैप्टर 3 से कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 3 बात करता है रेगुलेशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स से रिलेटेड। रेगुलेशन की बात हो रही है तो रेगुलेशन ही यहाँ पर उन्होंने बताया है। ऊपर हमने देखा अल्ट्रासाउंड मशीन से रिलेटेड, हमने देखा सेक्स प्रोहिबिट किया है, हमने देखा काउंसलिंग सेंटर वगैरह उनको रेगुलेट किया है। अब बात आ रही है पीएनडीटी जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट कर रहे हैं। देख लेते हैं एक बार क्या है। तो वही हमारा ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब कि जब से एक्ट कमेंस हुआ उसके बाद से इन्होंने बोला है कि नो प्लेस इंक्लूडिंग अ सेंटर, लेबोरेटरी, clinic shall be used or caused to be used by any person for conducting what prenatal diagnostic except for the purpose। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप जो सेक्शन 4 है ना आपका, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ना जितने इसमें स्टार मार्क कर सकते हो उतने कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, पूरा एक्ट ही इसी के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है। मतलब कि यही बताएगा कि किन पर्पस के लिए, देखो क्या है, इसके सबसेक्शन 2 में बताए गए हैं पर्पसेज, कि किन पर्पस के लिए आप कर सकते हो। फिर सबसेक्शन 3 में बताए गए हैं कंडीशन, कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ना तभी उन पर्पस के लिए कर पाओगे, है ना। मतलब कुछ कंडीशन है, कुछ पर्पस है, इनको जब मिलाकर इनका जब साथ में तालमेल बैठेगा तब जाके आप प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का यूज कर सकते हो, मतलब कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कोई व्यक्ति नहीं करेगा, ये बोलता है हमारा सबसेक्शन 1। समझ में आ गया। तो सबसे पहली फुर्सत में सेकंड के आगे आपको क्या लिखना है, पर्पस लिख लेना है साइड में, तो दिमाग में बना रहेगा। और थर्ड के आगे लिख लेना है कंडीशन, है ना। उसके अंदर तो दिया ही है, यहाँ पर आप देखोगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसेक्शन 2 बात करता है नो प्रीनेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक शैल बी कंडक्टेड। ठीक है साहब, नहीं करेंगे। एक्सेप्ट, तो ठीक है, एक्सेप्शन है, कर लेंगे। फॉर द पर्पसेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मलिटीज, कि अगर इन एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करना है तो कर सकते हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। डिटेल में मत जाना, क्या है, अगर जाना है तो देख लेना एक बार, क्योंकि क्रोमोसोमल में बता चुका हूँ, ये 2-3 के बारे में तो मैंने बता दिया था आपको, है ना। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, जेनेटिक मेटाबॉलिक अभी हमने देखा था डिजीज है, ठीक है।
ये हीमोग्लोबिनोपैथीज जो भी होता हो ये वो है। सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसीज है, कोजेनिटल एनोमलीज और कोई अदर एबनॉर्मेलिटीज या डिजीज जो कि स्पेसिफाइड सीएसबी करेगा। ठीक है, तो ये है, ये क्या है आपके, ये पर्पस है, इन पर्पस के लिए आप कर सकते हो, अदर देन दैट आप नहीं कर सकते। क्लियरली लिखा है, नो प्रीनेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स शैल बी कंडक्टेड एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिटेक्शन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मलिटीज नेमली। तो ये इतने कितने उन्होंने 6 दिए हुए हैं, 5 तो वो हैं और छठा है कि कोई अदर सीएसबी बोले तो। ठीक है, क्लियर कट पर्पस लिख लो, दिमाग में बना रहेगा। फिर थर्ड आ जाता है हमारा कंडीशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन को दिमाग में बना लेना इसको अच्छे से। ये जो है ना ये याद करने पड़ेंगे आपको। क्वेश्चन देखो, हाँ चलो क्वेश्चन और बता देता हूँ क्या बनेगा, कि जैसे सबसेक्शन 2 की बात करें, पहले का तो मैं बता ही चुका हूँ है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि पर्पसेस कहाँ दिए हुए हैं, तो मालूम होना चाहिए 4 के 2 में, कंडीशन पूछा 4 के 3 में, तो इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे ऐसे पर्पस 4 का 2 या तो कहीं ऊपर ही लिख लो आपकी 4 के 2 में पर्पस है और 4 के 3 में कंडीशन है, कि दिमाग में बने रहने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आपको पूछा जाए कि इनमें से कौन से पर्पस के लिए, इनमें से कौन से पर्पस के लिए ये एक्ट जो है प्रोहिबिट करता है। तो मतलब 3 तो आपके ये वाले पर्पस होंगे कोई ना कोई से इनमें से। ठीक है, एक आध कोई सा कुछ अलग दे देंगे जो जिसका जो वर्ड इस एक्ट के अंदर यूज हुआ है शायद कहीं पे, है ना। तो आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है क्रोमोसोमल, जेनेटिक, हीमोग्लोबिन, सेक्स लिंक्ड और ये सब याद कर लेना एक बार को। और अगर मतलब जानना हो थोड़ा बहुत देख लेना इनके बारे में, ऐसा कुछ वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं कंडीशंस के बारे में। कंडीशन क्या बात करता है सबसेक्शन 3, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो भी टेक्निक्स हमने ऊपर देखी, ठीक है, मतलब टेक्निक्स हमने ऊपर और ऊपर देखी थी डेफिनेशन में, यूज की जाएंगी या कंडक्ट की जाएंगी तब तक नहीं की जाएंगी अनलेस द पर्सन क्वालिफाइड टू डू सो इज सेटिस्फाइड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो जो व्यक्ति क्वालिफाइड है वो सेटिस्फाई ना हो जाए कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तब तक आप नहीं कर सकते। तो वो क्या क्या है, पहला जो एज है प्रेग्नेंट वुमेन की इज अबव 35 ईयर्स, मतलब 35 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए, above 35 years. Pregnant woman has undergone of 2 or more spontaneous abortion or fetal loss. ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुए हो या फीटल लॉस हुए हो। ठीक है, तो उसको मतलब उसमें ये होता है शायद, इसका मैंने थोड़ा सर्च किया था कि जो डेथ हो जाती है ना शायद प्रायर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड होता है ना, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, है ना। इतना डिटेल में नहीं भी जाओगे तो कोई वो फर्क नहीं पड़ता, आपसे नहीं पूछा जाएगा इसका मतलब, बस बता रहा हूँ जनरली में। और 20 के बाद जो होता है 20 हफ्तों के बाद, तो उसको फीटल लॉस कहते हैं। आपको तो इतना ध्यान रखना है क्योंकि आपने वो देखा होगा ना, हमने भी पढ़ा था एम्ब्रायो 8 हफ्ते, और हमने उसके बाद जो स्टेज आती है वो फीटस आती है, तो वही उसी से रिलेटेड उन्होंने फीटल लॉस कर दिया कुछ टाइम के बाद, और उसके पहले स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, और इसमें अबॉर्शन भी नॉर्मली भी जो कराते हैं वो भी इंक्लूड है ना। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अंडरगॉन 2 और मोर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या फीटल लॉस। ठीक है, ये अबॉर्शन वैसा वाला नहीं है। देखो डिफरेंस समझना, एक्ट क्या चाह रहा है, एक्ट चाह रहा है, अगर ऐसा होता है ना कई केस में आप देखते होगे मूवीज में, डॉक्टर बाहर निकल के आता है एकदम टेंशन में, वो लाल बत्ती जल रही होती है, पीछे एक बल्ब सा लगा होता है, ठीक है, आईसीयू में डॉक्टर आता है और बोलता है कि या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या माँ को बचा सकते हैं, राइट, देखा होगा मूवीज में आपने, आपको ध्यान में आ रहा होगा। तो उस केस में क्या होता है कि अब क्या होगा कि ऑब्वियसली जैसे बोलते हैं ना कि भाई माँ को बचा लो आप, है ना, कि ज़्यादा चांसेस जिसके हैं, जो भी है वो डिसीजन में नहीं जाएंगे, बट जैसा भी होता है तो वहाँ भी फिर क्या होता है, अगर माँ को बचा रहे हैं तो बच्चे को तो फिर अबॉर्ट करना पड़ेगा ना, उसको नहीं बचाएंगे, तो फिर वैसा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या फीटल लॉस या गिर गए या कुछ ऐसा कुछ कंडीशन या कुछ हो गई कि बच्चा जो है वो अबॉर्ट कराना पड़ा, राइट, है ना। तो इस तरीके से वो भी इसमें इंक्लूड यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है। देन आगे बढ़ते हैं, थर्ड बात करता है द प्रेग्नेंट वुमेन हु हैड बीन एक्सपोज टू पोटेंशियली टेराटोजेनिक एजेंट सच एज ड्रग, रेडिएशन, इन्फेक्शन, केमिकल्स, अगर इन सब से एक्सपोज हो गई है ना, तो फिर आप कर सकते हो। देन फोर्थ बात करता है प्रेग्नेंट वुमेन और हर स्पाउस हैज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल रिटार्डेशन और फिजिकल डिफॉर्मिटीज सच एज स्पेसिसिटी और एनी अदर जेनेटिक डिसीज। आप जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आप देखते हो किसी का हाथ पूरा डेवलप नहीं हो पाता है ना, फिजिकल डिफॉर्मिटीज, है ना,
थोड़े से मेंटली होते हैं, मेंटली रिटार्डेड, है ना, तो वैसा कुछ अगर फैमिली हिस्ट्री रही है ना, और आप ये जानना चाहते हो कि अगर हम प्रेगनेंसी के लिए जाते हैं तो हमारे ऊपर मतलब हमारे बच्चे के उसमें तो कुछ नहीं आएगा ना ऐसा कि कहीं वो तो इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमारे दादा जो थे वो मेंटल रिटार्डेड है, कुछ भी इस तरीके से हमारे घर में ऐसा कुछ केस है, फैमिली हिस्ट्री थोड़ी ऐसी इस टाइप की रही है, तो वो सब चीज़ चेक करने के लिए भी आप जा सकते हो और कर सकते हो, मतलब कुल मिला के। और अगर कोई अदर कंडीशन स्पेसिफाई कर दे सीएसबी तो वो ठीक है। तो सर क्या हमें ये कंडीशन याद करनी पड़ेगी? बिल्कुल याद करनी है। याद क्या, रट लो आप तो भले ही से, अगर समझ में ना आया हो तो, बट ये करना पड़ेगा आपको। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्पसेज एंड कंडीशन बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 35 साल, 2 बार स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या फीटल लॉस, है ना, ड्रग्स, रेडिएशन, इन्फेक्शन, केमिकल वगैरह से एक्सपोज हो गए हैं, ठीक है, या फिर फैमिली हिस्ट्री रही है मेंटल रिटार्डेशन की या फिर फिजिकल डिफॉर्मिटीज की और इन्होंने सच ऐसे एग्जाम्पल दे दिया, या फिर कोई अदर जेनेटिक डिसीज है और कोई अदर कंडीशन जो सीएसबी बोल दे तो वो, क्योंकि बोर्ड है सीएसबी यहाँ पर, तो मेनली अभी हम आगे देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन सीएसबी का किस किस कौन कौन लोग वहाँ पर होंगे। काफ़ी तो इन्होंने यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को लिया हुआ है, राइट। अभी हम बताएंगे आपको एक्स ऑफिशियो मतलब, आपको मालूम भी होगा, आई होप सो। आगे बढ़ते हैं। Provided that the person conducting ultrasonography on a pregnant woman shall keep complete record। अब देखो क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई महिला गई और उन्होंने सोनोग्राफी कराई या कुछ भी कराया, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपने, हो सकता है ना कि वो गए और आपने क्या किया एग्जैक्ट आपने उसमें लिखा ही नहीं, आपने इन्फॉर्मेशन एक पेशेंट ही गायब कर दिया, ठीक है, आपने उसमें डेटा नहीं लिखा, बाद में कहीं कुछ केस आया और पता चला कि आपके यहाँ से अल्ट्रासोनोग्राफी कराई गई थी, ठीक है, राइट। अब क्या होगा उस केस में, आपके पास अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो लाइबिलिटी, और माना जाएगा कि आपने इस एक्ट के सेक्शन 5 और सेक्शन 6 का उल्लंघन किया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने बोला जो भी जेनेटिक काउंट ये होंगे, सेंटर वगैरह होंगे, क्लिनिक होंगे, लेबोरेटरी होंगे, ठीक है, अगर वो व्यक्ति कंडक्ट कर रहा है अल्ट्रासोनोग्राफी ऑन अ प्रेग्नेंट वुमेन तो उसको कंप्लीट रिकॉर्ड रखना है, कौन थी, क्या था, क्या करा, ठीक है, कौन सा आपने टेस्ट करे, ठीक है, उस क्लिनिक में इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एनी डिफिशियंसी, देखो क्या लिखा हुआ है, एनी डेफिशिएंसी या फिर इनएक्यूरेसी अगर पकड़ाई गई आपके क्लिनिक में तो उसको हम मानेंगे कि वो कॉन्ट्रावेंशन है सेक्शन 5 का, सेक्शन 6 का, अनलेस आप कॉन्ट्ररी प्रूव कर दो कि साहब हमने तो रखा था बट अभी 1 साल पहले आग ही लग गई थी हमारे क्लिनिक में, सब कुछ जल के राख हो गया, इसलिए हमारे पास कोई कच्चा चिट्ठा नहीं है और हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, हमने अभी तक हम कंप्यूटर वगैरह चलाना जानते नहीं, तो हमने जो है ऐसा डेटा वगैरह मेंटेन करके हमने रखा नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रोविजो इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, वरना सेक्शन 5 सेक्शन 6 के अंदर वो कवर हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 बात करता है नो पर्सन इंक्लूडिंग अ रिलेटिव और हस्बैंड ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन शाल सीक और एनकरेज द कंडक्ट ऑफ एनी टेक्निक्स, है ना, पीएनडीटी ऑन हर एक्सेप्ट फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2। क्लॉज 2 में हमने देखा पर्पस, उन पर्पस के अलावा ना तो कोई रिलेटिव ना उस स्त्री का हस्बैंड, ठीक है ना, उस प्रेग्नेंट वुमेन का ना तो हस्बैंड ना ही उसके रिलेटिव चाहेंगे, ना ही क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे कि आप ये जो पीएनडीटी टेक्निक्स हैं, जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, ये आप कराओ, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 2। तो वो हमने देखा कि क्रोमोसोमल और ये सब चीज़ें होती हैं तो करा सकते हो, अदरवाइज फोर्स नहीं कर सकते या उसको एनकरेज नहीं कर सकते, है ना। जैसे ये सेम वही है कि वो जो उसके मूवी में जो उसके बाबूजी होते हैं, है ना, वो जबरदस्ती लेके जाते हैं डॉक्टर के पास और वो कुछ बोल भी नहीं पाता, उनके आगे उसकी चलती नहीं है ना। तो वैसे ही यहाँ पर सीन है कि वो वहाँ पर उन्होंने फोर्स किया बट ये नहीं, यहाँ पे नहीं कर सकते, आप एनकरेज नहीं कर सकते। देन फिफ्थ बात करता है नो पर्सन इंक्लूडिंग अ रिलेटिव और हस्बैंड ऑफ वुमेन शैल सीक और एनकरेज द कंडक्ट ऑफ सेक्स सिलेक्शन टेक्निक। तो वो तो प्रोहिबिट करता है। कौन से सेक्शन में करता है फटाफट बता दो जल्दी से, बिगर देखे, एक्ट वगैरह हो तो मत देखना, जल्दी से फटाफट बताओ प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन कहाँ पर दिया हुआ है। अभी हमने पढ़ा, जल्दी से फटाफट आंसर करो इसका। फटाफट जल्दी से बताओ, गलत भी बताओ चलेगा बट बताओ क्या सेक्शन जो हमने भी देखा था इससे रिलेटेड आपको याद हुआ। एग्जैक्टली, यस राइट, 3 ये बात करता है इस बारे में। बहुत बढ़िया,
चलिए ओके, सो ये हमारा सेक्शन 4 कंप्लीट हुआ। काफी बड़ा था सेक्शन, बट इम्पॉर्टेंट भी उतना ही था, है ना। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन इस सेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि अगर कुछ इस एड के अंदर से पूछा जा रहा है तो शायद एक क्वेश्चन यहाँ से तो बनना चाहिए। बढ़िया सेक्शन है ना। आगे बढ़ते हैं। देन हमारा आता है सेक्शन 5। आप जो प्रेग्नेंट महिला है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, अगर कोई भी इस तरीके से टेक्निक वगैरह कर रहे हो तो आप उनकी कंसेंट लोगे और उनको कंसेंट की कॉपी भी दोगे। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि नो पर्सन रेफर टू इन क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 3 शाल कंडक्ट दी प्रोसीजर अनलेस, है ना। 3 के 2 में हमने देखा कि वहां पर वो कंडक्ट कर रहा था। देखो एक बार देख लो वापस से, आपने देखा होगा अपन ने साइड में कंडीशन लिखी हुई थी। तो जो व्यक्ति यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्वालिफिकेशन पोजेस कर रहा है ये वाला, ठीक है, जो व्यक्ति ये पोजेस कर रहा है, क्वालिफिकेशन ये कर रहा है, तो ये जो कर रहा है ये क्या करेगा, उसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। सारे साइड एंड देयर आफ्टर इफेक्ट्स जो है ये एक्सप्लेन करेगा, है ना, इन प्रोसीजर का उस प्रेग्नेंट वुमेन को जो कंसर्न है ना। अगर इस तरीके से कोई प्रोसीजर होता है तो बता सकता है कि आपको ऐसे कुछ सिम्टम बाद में देखने को मिल सकते हैं, या फिर ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है इस चीज़ के बाद फेस करनी पड़े। पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। ही हैज़ ऑब्टेन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म रिटर्न कंसेंट आपकी ले ली जाएगी, ठीक है। रिटर्न कंसेंट आपसे ले ली जाएगी कि आप चाहते हो प्रोसीजर में जाना, अंडरगो करना इन दी लैंग्वेज विच शी अंडरस्टैंड्स, ठीक है। हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। अ कॉपी जो है ऑफ हर रिटर्न कंसेंट ऑब्टेन अंडर क्लॉज बी इज टू बी गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन। तो जो कंसेंट जो है वो कॉपी की सॉरी कंसेंट है वो दे दी जाएगी उसको, मतलब कॉपी दे दी जाएगी कुल मिलाकर, ठीक है। सब सेक्शन 2 बात करता है, नो पर्सन इंक्लूडिंग द पर्सन कंडक्टिंग दिस प्रोसीजर शाल कम्युनिकेट टू द प्रेग्नेंट वुमेन कंसर्न और रिलेटिव्स सेक्स ऑफ द फीटस बाय वर्ड्स, साइंस और इन एनी अदर मैनर, ठीक है। एक्ट ने सब कवर किया है ना। इशारों इशारों में भी बात नहीं होगी यहाँ पर कि आप समझो कि इशारों में ऐसे ऐसे कर दिया आपने, आंख मिचका दी कि देखो एक बार करूंगा आंख झपकाऊंगा तो इसका मतलब फीमेल है, 2 बार करूंगा तो मेल है, समझ जाना, तो वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी व्यक्ति कंडक्ट कर रहा है ये प्रोसीजर वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, देखो जो कर रहा है ये प्रोसीजर उसको तो पता पड़ ही जाएगा कि वो मेल है अंदर या फीमेल है, ठीक है, क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप वो चीज़ें आप कम्युनिकेट नहीं करोगे उनको कि ये कौन है, फीमेल आएगी या मेल कौन होने वाला है, आप इस तरीके से कम्युनिकेट जो सेक्स है फीटस का वो नहीं करोगे, ना वर्ड से, ना साइंस से, ना ही किसी अदर मैनर में, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 5 है। तो 3 चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स प्रोहिबिटेड। तो कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट के बाद कोई भी जेनेटिक सेंटर जो है, क्लिनिक है, लेबोरेटरी है, ये क्या नहीं करेंगे, इस तरीके की जो टेक्निक्स हैं इंक्लूडिंग अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ फीटस, ये नहीं करेंगे। आगे, नो पर्सन शाल कंडक्ट, ये सारी टेक्निक इंक्लूडिंग अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर द पर्पस ऑफ, वो कुल मिलाकर उन्होंने वो सब कुछ इसमें डाल दिया कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सेंटर, लेबोरेटरी, क्लिनिक या कोई व्यक्ति भी होते हैं ना, जैसे कि डॉक्टर होते हैं, है ना, जो क्वालिफिकेशन रखते हैं, भले ही उनने ऐसा कोई सेंटर नहीं खोला हुआ, इंडिविजुअल प्रैक्टिस है ना, जो गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी तो करते हैं, तो वो सब भी नहीं कर पाएंगे। देन नो पर्सन शाल बाय वट एवर मीन्स कॉज और अलाउड टू बी कॉज सेक्स ऑफ सेक्शन ऑफ सेक्स बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन, ठीक है। आफ्टर कंसेप्शन, बिफोर, आप कंफ्यूज मत होना, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो चीज़ें हो जाती हैं, आप जाके गूगल पे डालोगे हज़ारों मिलेगी, पता नहीं क्या क्या है ना, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा चैप्टर 3 यहाँ तक कंप्लीट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड से एक काम करते हैं, जब नेक्स्ट क्लास होगी एक काम करो तो देख लो ये वाला भी, CSB भी हम देख लेते हैं, है ना। ये भी आपको थोड़ा सा क्या पढ़ने को रह जाएगा अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन मेंबर्स होंगे कौन नहीं होंगे। अब इसके अंदर जो है ना सेक्शन 7 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSB, ठीक है, इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो आई होप आपको मालूम होगा एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या होता है ना। मतलब आप ऑलरेडी कोई पोस्ट होल्ड करते हो, समझो ये पर्टिकुलर पोस्ट आप यहाँ पर होल्ड कर रहे हो, है ना, इस कारण से यहाँ पर कहीं कुछ वो है जहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है, मतलब कि आप कहीं पर ऑफिस होल्ड कर रहे हो। यहाँ पर मैंने लिखा कि कुछ, जैसे मान के चलो ये है कोई सा विभाग है यार, कोई भी MPEB ले लो, MPEB विभाग है, ठीक है।
इसके आप हेड वगैरह हो, ठीक है, आप हेड हो, इसलिए यहाँ पर कुछ जो बनाया जा रहा है, मान चलो सीएसबी ही ले लेते हैं, ये सीएसबी है, इसलिए आपका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ। जैसे आपको देखने मिलता होगा कि जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर होगा, तो नाम नहीं लिखा है वहां पर कौन होगा, पोस्ट लिखी हुई है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है इसलिए उसके चेयरपर्सन है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए इसके चेयरपर्सन है। ओके, सीएसबी के बारे में आपने एक्स ऑफिशियो मेंबर तो समझ लिया है। अब हम देख लेते हैं किन किन की कहाँ कहाँ पर नियुक्ति हो रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगा बोर्ड जिसको कहा जाएगा सीएसबी। फिर से दोहरा दूं, ये चाय सुट्टा बार नहीं है, ये सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड है टू एक्सरसाइज द पावर्स एंड परफॉर्म द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन बोर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, सिंपल है, बढ़िया है, समझ में आ गया। तो पहला हमें समझ में आ गया, सीजी है जो कि क्या कर रहा है, बोर्ड को बना रहा है जिसको सीएसबी बोर्ड कहा जाएगा। ठीक है, सबसेक्शन 2 बात करता है कि बोर्ड जो है वो कंसिस्ट करेगी, किन किन को कंसिस्ट कर रही है। फिर उन्होंने बोला था मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर, तो इतना याद रख लो आप, फैमिली वेलफेयर से वो चेयरमैन होंगे और कौन से, एक्स ऑफिसियो। ठीक है, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होंगे, जो इंचार्ज होंगे डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। ठीक है, देखो लिंक बना लो कि ऊपर भी हमने पढ़ा नीचे भी हमने पढ़ा, तो इनका एक जोड़ा बना लिया टाइप, तो ये ना याद करने में इजी हो जाएगा कि उसका मिनिस्टर भी और उसका सेक्रेटरी भी है ना, वो क्या होगा, वाइस चेयरमैन होगा। ठीक है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन हो गया। आगे बढ़ते हैं। 3 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंट करेंगे मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, लॉ एंड जस्टिस वाले। ठीक है, एंड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी एक्स ऑफिसियो। 3 मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इन मिनिस्ट्रीज को। ठीक है, ऐसे साइड में आप लिख सकते हो, यहाँ एक हो गया, एक हो गया, यहाँ पर ये 3 मेंबर्स हो गए, है ना, कि इस तरीके से एक्स ऑफिशियो हैं जो उस पोस्ट पर होंगे, जो इंचार्ज होंगे, वो यहाँ पर उनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। देन उसके बाद डी बात करता है डायरेक्टर जनरल जो होंगे हेल्थ सर्विसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्स ऑफिसियो, वो यहाँ पर आ जाएंगे। देन यहाँ पर इन्होंने बोला 10 मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें से दो दो इन्होंने यहाँ पर बताए हैं कैटेगरी, वो दो दो 5 कैटेगरी यहाँ पर दी, इसमें से दो दो लोगों का अपॉइंटमेंट होगा। एमिनेंट मेडिकल जेनेटिसिस्ट, अब देखो एमिनेंट मतलब फेमस व्यक्ति जिन्होंने कुछ अपने जीवन में कुछ बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, कुछ नाम है उनका, है ना, है ना। जैसे ये होता है ना कि अगर हम बात करें कि वो अलग अलग जो पाइथागोरस थ्योरम निकाली किसी ने, कुछ ऐसा निकाला, तो वो उसमें भाई एमिनेंट हो गए, इस तरीके से, है ना, कुछ अच्छा इन्होंने रिसर्च किया है वगैरह, तो वो हो गए एमिनेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन और एक्सपर्ट ऑफ स्त्री रोग, ये सब एमिनेंट पेडिट्रिशियंस, एमिनेंट सोशल साइंटिस्ट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 हैं जिनमें से दो दो यहाँ पर अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। ठीक है, कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पर बोला कि 3 वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ whom 2 shall be elected by the हाउस ऑफ द पीपल और एक काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब एक होगा, 2 होंगे आपके लोकसभा से और एक होंगे आपके राज्यसभा से, है ना। 3 वुमेन मेंबर्स को यहाँ पर अपॉइंट कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर से। देन आता है हमारा नेक्स्ट जी, बात करता है 4 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रोटेशन, मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है स्टेट्स का, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो रहा है। 2 होंगे अल्फाबेटिकल और 2 होंगे रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब ए से जेड तक अगर जाओ तो स्टार्टिंग के और पीछे से 2। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे भी स्टेट्स के होंगे नाम जैसे भी, तो उस हिसाब से ये क्या कर रहे हैं, 2 2 मतलब 4, 2 आगे से अल्फाबेटिक में, 2 रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये अपॉइंट कर रहे हैं। ऐसे 4 व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बाय रोटेशन टू रिप्रेजेंट दी स्टेट एंड दी यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इनका जो अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, वो कैसे किया जाएगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी ना हमारे यहाँ से कि कौन हमें रिप्रेजेंट करेगा, राइट, या यूनियन टेरिटरी है तो वो भी बताएंगे कौन हमें रिप्रेजेंट करेगा, ये रिकमेंडेशन दे देंगे कि इनको कर लो आप, वो उनको कर लेंगे। ठीक है, 4 मेंबर्स हो गए। देन एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक है, इस रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, या फिर इसी की रैंक का कोई ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कि इंचार्ज है फैमिली वेलफेयर, वो मेंबर सेक्रेटरी होगा। अब देखो यहाँ फैमिली वेलफेयर है, जस्ट अ मिनट, फैमिली वेलफेयर है यहाँ पर, और यहाँ पर भी फैमिली वेलफेयर, तो 3 हो गए हमारे फैमिली वेलफेयर के, एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है, इसके सेक्रेटरी जो है, और
एक इक्विवेलेंट रैंक या फिर उससे नीचे के नहीं होने चाहिए ज्वाइंट सेक्रेटरी। वहां सेक्रेटरी था, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी है। ये क्या हो गए, ये भी इसके मेंबर सेक्रेटरी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको याद करना रहेगा। कितने मेंबर हो गए टोटल, आप देखोगे 5 6 16 24 हो गए, 24 मेंबर्स हो गए टोटल। यहाँ पर 24 मेंबर्स हो गए टोटल इस, है ना। तो आप लिख लो साइड में, टोटल 24 मेंबर्स हैं सीएसबी के अंदर, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि टोटल कितने मेंबर हुए, है ना। तो आपको पता रहेगा 24 मेंबर्स हैं। ये है टर्म्स भी इसका देख ही लेते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर क्या बात कर रहा है यहाँ पर, कितने लोग, देखो अब आपको ना ये, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा लॉ पढ़ना। जैसे ही मैंने वहां देखा एक्स ऑफिशियो मेंबर और नीचे मैंने देखा टर्म्स, तो मेरे दिमाग में खिड़की खुली और मेरे को समझ में आया ये कैसी बात हो रही है, टर्म वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर की। वो तो एक्स ऑफिशियो है ना, कि मतलब ऑलरेडी कहीं पर अपॉइंटेड है इसलिए उसका यहाँ पर है, तो इसका टर्म पीरियड तो कुछ होना नहीं चाहिए। ये क्या दिया हुआ है। फिर मैंने जब इसको पढ़ा तब मैंने समझा कि सही बात तो है, इसमें लिखा ही नहीं है उनके बारे में। पहला जो सबसेक्शन 1 है वही बोलता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर अदर देन एन एक्स ऑफिशियो मेंबर। उनका टर्म पीरियड तो आप डिसाइड कर ही नहीं सकते ना भैया, आप तो ये एक्ट में हो, वो तो कहीं और अपॉइंटेड है ना। उस कारण से वो यहाँ पर अपॉइंटेड है, राइट। तो उनका टर्म पीरियड नहीं, जो आप अपॉइंट इस एक्ट के अंदर कर रहे हो ना, उनका टर्म पीरियड बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर का टर्म पीरियड यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। ऐसे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, एकदम बल्ब सा जल जाए टिन 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 करके, ठीक है, तो मजा है। ठीक है, फिर आता है ए, तो बोलता है कि जो अपॉइंटमेंट ई में और एफ में हमने देखा, देख लेते हैं एक बार क्या बात कर रहा है ई और एफ। ई में हमने देखा 10 मेंबर्स, ठीक है, जो अपॉइंट करे जा रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो ये एक्स ऑफिशियो नहीं है, ठीक है। और फिर हमने देखा एफ में जो 3 वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का हो रहा था। तो इन्होंने बोला जो ई और एफ का केस है, ठीक है, ई और एफ का केस है 7 के 2 का, वो उनका 3 साल अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो हमें क्लियर हो गया 3 ईयर। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है तो वहीं ऊपर जाके लिख लो कि ई में भी लिख लो 3 इयर्स टर्म पीरियड, ठीक है, ऐसा करके, और एफ में भी लिख लो 3 इयर्स टर्म पीरियड, ठीक है। देखो 3 लोग हैं और 3 इयर्स भी इनका टर्म पीरियड है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर बात कर रहा है कि अपॉइंटमेंट जो अंडर क्लॉज जी हो रहा है उसका 1 ईयर है। अब जी में कौन है, तो जी में यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट और यूटीज को, 2 इन अल्फाबेटिक 2 इन रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर, है ना। तो इनका कितना है यहाँ पर टर्म पीरियड है 1 ईयर, ठीक है। अब 1 ईयर आप दिमाग भी लगा सकते हो, क्या इतने सारे स्टेट्स हैं, सबका रिप्रेजेंटेशन पता नहीं कब हो पाएगा, तो 1 साल रखा कि 4 4 4 4 करके बदलते तो रहेंगे, राइट। आगे बढ़ते, फिर इतना ही है, बाकी सब ऑलमोस्ट हमने देखा एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी अकर हो जाए, अगर कोई वैकेंसी आ गई किसी भी रीजन से, डेथ हो, रेजिग्नेशन हो, इनेबिलिटी नहीं कर पा रहे फंक्शन डिस्चार्ज, इलनेस वगैरह बीमारी, मलेरिया टाइफाइड डेंगू हो गया, या कोई अदर इनकेपेसिटी में भी, वो वैकेंसी फिल की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बाय मेकिंग अ फ्रेश अपॉइंटमेंट। एंड जो मेंबर अपॉइंट होगा ना वो होल्ड करेगा ऑफिस रिमाइंडर के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात कर दी सर यहाँ पे इनने, रिमाइंडर के लिए होगा ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन हु हैज प्लेस्ड इन हुज प्लेस ही इज सो अपॉइंटेड। अगर कोई व्यक्ति है जिसका हमने टर्म पीरियड देखा 3 साल, ठीक है, 1.5 साल करा, उसके बाद उनको ऊपर से मलेरिया नीचे से डेंगू, ठीक है, अब वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जगह जब दूसरे व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हुआ तो वो बचे हुए 1.5 साल के लिए होगा, पूरे 3 साल के लिए नहीं होगा, ठीक है। देन बात कर रहा है वाइस चेयरमैन जो है वो परफॉर्म करेंगे सच फंक्शंस एज मे बी असाइन टू हिम बाय द चेयरमैन। जो चेयरमैन बोलेगा वही वाली बात हो गई, ये तो जैसा जीजा जी बोलेंगे वैसा करेंगे, तो चेयरमैन जैसा बोलेगा वैसा वाइस चेयरमैन करेगा, ठीक है। देन प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द मेंबर्स इन डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन शाल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो यहीं तक रखते हैं इस एक्ट को हम आज के लिए तो।